जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है तब से पूरे देश में एक चीज तो जरूर देखने को मिली है कि देश के सर्वोच्च संस्थानों पर हमारे देश के विपक्ष के लोग हमेशा सवालिया निशान खड़े करते हैं। और केवल सवालिया निशान नहीं, उसको हमेशा उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। और यही कुछ ऐसा चल रहा था चुनाव आयोग को लेकर के, जहां शुरुआत में आपको पता होगा कि ईवीएम हैक है, वोटों की चोरी वगैरह वगैरह बातें हुई, लेकिन सबके बीच में चीफ इलेक्शन कमीशन न जो कमिश्नर थे उनकी नियुक्ति और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति को लेकर के बवंडर मचा और मामला अब कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई हो रही थी और इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आए हैं। 5 जजों की खंडपीठ का क्या था फैसला और अब क्या हुआ आपको दिखाने जा रहे हैं। पूरी खबर देखेंगे आपको पता चल जाएगा। एक फिल्म का मशहूर डायलॉग है, सरकार कितनी भी बदल लो सिस्टम हमारा है। तो साहब कांग्रेस ने सिस्टम किस तरह से कर रखा, जहां कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी का इस केस में जिक्र नहीं है, लेकिन कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण जब पहुंचे चीफ इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति को लेकर के कोर्ट में, तो साहब अब आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा कच्चा चिट्ठा। क्योंकि ये सब कुछ एसोसिएशन ऑफ एडीआर एक है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर के अंडर में इसके बैनर तले पूरा खेल चल रहा था। थोड़ा कुछ देर रुकिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और मोदी सरकार को ये लोग किस प्रकार से नकेल कस रहे हैं, वो आप देख करके और पूरे साक्ष्यों को देख करके हैरान हो जाएंगे। और क्या आया है फैसला आपको बताएंगे, अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में फिर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मामला आपको बता देते हैं, जिसकी बात कर रहे हैं वो है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ध्यान रखिएगा 1999 में क्या था, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी। यानी कि कांग्रेस गैर कांग्रेसी एक तरह से कहें राष्ट्रवादी सरकार पहली बार बनी थी। और जैसे ही राष्ट्रवादी सरकार बनती है वैसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नाम से एक संस्था का गठन किया जाता है जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। उसके बाद क्या होता है, यह संस्था 2003 में एक याचिका दायर करती है और उसके बाद 2003 में चुनाव को रिफॉर्म को लेकर याचिका दायर करती है। 1999 के बाद 2003 में, उसके बाद लगातार 10 साल तक कोई याचिका इसकी नहीं आती है। फिर याचिका आती है 2013 में और उसकी 2013 के बाद ये इतना एक्टिवेट होती है कि आप इसको समझकर देखकर रह जाएंगे हैरान कि भाई 10 साल तक तो चुप बैठी रही। और रिफॉर्म कब हुआ, जब एनडीए की सरकार थी, जब कांग्रेस आई तो चुपचाप बैठी रही 10 साल तक। और जैसे ही कांग्रेस के जाने का विदाई का वक्त आया 2013 में एक्टिवेट हो जाती है और 2013 से लगातार एक्टिवेट है। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पूरे खेल की तरफ, क्योंकि यह बताना हमारे लिए जरूरी था। क्योंकि मुख्य खिलाड़ी इसमें कौन है, इस बैनर तले प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल मोदी सरकार के लिए बड़ी एक तरह से हर मोर्चे पर कोई ना कोई रोड़ा अटकाने का काम जरूर करते हैं। तो आपको बता दें 2023 में एक कहानी जरा देख लीजिए, आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिए जरा। देखिए 2 मार्च 2023 को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता में, फैसला दिया था कि सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजीआई होंगे जब तक संसद कानून न बना दे। 2023 में संसद में नया कानून आया जिसमें सीजीआई की जगह एक केंद्रीय मंत्री को चयन समिति में रखा गया। ध्यान रखिएगा, सीजीआई को हटाया गया, एक केंद्रीय मंत्री को चयन समिति में रखा गया। अब 2026 में इस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की 2 जजों की बेंच इसको लेकर के कर रही है। आपने देखा, यहां पर आपने देखा कि जो प्रक्रिया है, जहां पर इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो भी पिछली रही, उसमें साफ तौर पर कहा कोर्ट ने कि भाई इसमें तो आप एक काम करिए, सीजीआई को इन्वॉल्व करिए, लोकसभा अध्यक्ष होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, 3 लोग मिलकर के इलेक्शन कमीशन का जो है उनका
नियुक्ति करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का। लेकिन कब तक होगा? जब तक नया कोई वो उसके सामने वो नहीं आ जाता है कि नया सरकार कानून नहीं बना देती है। फिर 2023 में नया कानून आता है, नए कानून में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके नेता प्रतिपक्ष एक केंद्रीय मंत्री को रखा जाता है। अब ये सुनकर के आप जरूर हैरान होंगे कि यार ये बात तो गलत हो रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए केवल एक नेता प्रतिपक्ष है, केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, तो ये तो सरकार वाली बात हो गई, तो इसमें कहां निष्पक्षता रह गई। लेकिन अब हम निष्पक्षता और गैर निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, तो जरा हम देख लेते हैं इस जो है चुनाव के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति आखिर 2023 या कैसे होती रही है, जरा वो भी देख लीजिए। देखिए 1947 से लेकर के 2023 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई अलग कानून नहीं था। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति नियुक्ति करते थे, लेकिन राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर काम करते हैं। इसलिए व्यवहार में जिस पार्टी की केंद्र सरकार होती है वही नाम तय करती है। इसका मतलब है कि 2004 से 2014 यूपीए सरकार के दौरान भी केंद्र सरकार ही यहां पर नाम को तय करती थी। अब थोड़ा सा आपको हैरानी होगी कि नहीं होगी? जब से आजादी आई, आजादी से लेकर टिल 2023 तक यही चलता रहा कि भैया जिसकी सरकार थी, राष्ट्रपति, आपको पता है राष्ट्रपति किसका होता है हिंदुस्तान में? राष्ट्रपति केंद्र सरकार के उस सिफारिश पर नाम को बस देते थे, बताते कि भैया ये नाम रख लिया जाए, ये इलेक्शन कमिश्नर होगा। लेकिन 2023 में ऐसा क्या हुआ कि भैया ये लोग अचानक से इनको लगा कि नहीं, अब इलेक्शन कमिश्नर निष्पक्ष नहीं रहा। जब तक हम लोग केवल पक्ष में थे, सत्ता में थे, तब तक निष्पक्ष था। जरा आप देख लीजिए ये 2023 वाला जो फैसला आया, वो फैसला कब गया था, और जो मैंने एडीआर की शुरुआत में जिक्र किया था, उस एडीआर के बारे में भी आपको उसकी एडीआर की भी सच्चाई समझ में आ जाएगी, आपके सामने है। अब देखिए 2023 का जो मामला था किस प्रकार से था। 2015 में, ध्यान रखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं, 2015 में एक याचिका दायर हुई। 2015 में एक याचिका दायर हुई जिसमें कहा गया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केवल केंद्र सरकार के हाथ में होना चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 में लिखा है कि संसद नियुक्ति की प्रक्रिया पर कानून बन सकती है, लेकिन 70 साल से ऐसा कोई कानून नहीं बना, इसलिए जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक एक नई अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी। अब मेरे ख्याल से आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होगा। 1999 में एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का गठन होता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है। 2003 में एक थोड़ी सी याचिका जाती है 2003 में, उसके बाद चुपचाप सन्नाटे में एडीआर होता है। और एडीआर सन्नाटे में होता, अचानक से 2013-14 में एडीआर जगती है और 2015 में एक याचिका आती है। 2015 में कब आती है? नरेंद्र मोदी की सरकार रही। याचिका आती है कि जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जिनकी जो नियुक्ति हो रही है, केंद्र सरकार वो सही से मतलब के अंडर में रही तो ये निष्पक्ष नहीं होगा। अरे जो 70 साल से निष्पक्ष नहीं हुआ, वो आप अचानक से मोदी के सत्ता में आते ही निष्पक्षता और निष्पक्षता की बातें कैसे करने लगे? आप राजनीतिक दल है या आप एक एसोसिएशन है जहां आप चुनाव के रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। चुनाव के रिफॉर्म की बात आप 2003 में के बाद क्यों नहीं किया? आप 2015 में आपका यहां पर आना, आपके सवालिया निशान खड़े होते हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है, जब ये सब कुछ चल रहा था, आज को कोर्ट में सुनवाई चल रही थी 2 जजों के खंडपीठ, जो जज साहब ने भी यही कहा सुप्रीम कोर्ट में, कहा देखिए अब जैसे सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति होती है, लोकायुक्त की नियुक्ति होती है, उसी तर्ज पर अब इलेक्शन कमिश्नर का भी नियुक्ति होगी। और किसकी नियुक्ति होगी? और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी। यानी जैसे सीबीआई चीफ लोकायुक्त की नियुक्ति है, उसी क्रम में भी होगी। अब वो भी जरा समझ लीजिए थोड़ा सा आप बात को कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति कैसे होती है। 2013 में सोनिया गांधी को, आपको पता है, जब सत्ता से जाने वाली थी तो सोनिया गांधी ने बड़ा खेल खेला। आपको पता है 2013-14 में वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्तियां चुनाव के पहले वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई, कि सोनिया गांधी को पता था सत्ता जाने वाली है। इसलिए सोनिया गांधी को पता था सत्ता जाने वाली है। जो सोनिया में यूपीए सरकार में सीबीआई को पिजड़े का तोता कहा जाता था, वही उसी सीबीआई को 2013 में
कानून लेकर के जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में केंद्र सरकार विपक्ष को शामिल कर लिया गया। और ये सब कुछ कब हुआ? जब सोनिया गांधी को लगा कि सत्ता से वो जाने वाली हैं। इसलिए इसके प्रमुख उदाहरण आपको देख लो, वक्फ बोर्ड में कितनी संपत्तियां जो हैं वो सोनिया गांधी ने वक्फ बोर्ड को दे डाली। और चुनाव होने के चंद दिन पहले जनवरी 2014 में सीबीआई की नई नियुक्ति का जो आदेश था, चीजें थी, वो इंप्लीमेंट की गई। फरवरी मार्च से चुनाव थे लोकसभा 2014 में, और जनवरी में ये आदेश ये इंप्लीमेंट किया था। आप समझते हैं सोनिया गांधी को लगा कि सत्ता जाएगी तो मेरा क्या होगा, और सत्ता जाने के डर से सोनिया गांधी ने ये लोकायुक्त में और सीबीआई के निदेशक के उसके चुनाव में ये नया खेल खेला और वहां पर विपक्ष के नेता और सीबीआई को एंट्री कराया। और जहां पर इस चुनाव आयोग में और उसमें नहीं कर पाई आनंद फानन में, तो पता चला कि उसको एक एडीआर नाम की संस्था, जिसको लेकर के प्रशांत भूषण उसके वकील है, जी हां, प्रशांत भूषण उसके वकील की सुनवाई कर रहे हैं। और इसी केस में कपिल सिब्बल भी इसी केस में एक किसी याचिकाकर्ता के वकील हैं इसी मामले में। अब आप समझ सकते हैं इस पूरे कहानी की व्यथा चीजें। अब इन सबको लेकर के जब सुनवाई हो रही थी, सॉलिसिटर जनरल जज साहब के सामने बोल रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि जज साहब, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान से कानून बन चुका है, ऐसे में आप इसमें दखलंदाजी ना करें, इससे संवैधानिक चीजों से छेड़छाड़ होगा। मतलब सॉलिसिटर जनरल ने इस तरह से बताया कि भाई आप इस तरह से नहीं करें, क्योंकि संवैधानिक तरीके से चीजें हो गई हैं। और बताया गया कि भाई इसमें ऐसी ऐसी चीजें होंगी, और अब इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति इस तरह से होगी जैसा कोर्ट ने 2023 में आदेश दिया था। नया कानून बना, अब नए कानून को लेकर के कुछ नहीं किया जा सके। जब ये सब चीज हो रही थी तो अंततः इसको लेकर के कोर्ट से ये कहा गया, केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल ने कहा, एक काम करिए, अगर आपको लगता है तो इसको संविधान पीठ को हम भेज देते हैं, इस पूरे बिल को, मतलब इस पूरे उसको अभी जो संशोधन किया गया है, संविधान पीठ इस पर बात कर लेगी। अब इस सबको लेकर के संविधान पीठ के पास जाएगा या नहीं जाएगा, 2 जजों की खंडपीठ ने इस पूरे मामले को सुरक्षित रख लिया, यानी इस पर कोई फैसला, अंतिम फैसला नहीं आया है। तो 5 जजों का जो आदेश 2023 का था, उसको लेकर के केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच काफी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट में बहस होने के बाद अंततः इस पूरे मामले पर फैसला सुरक्षित रह गया। अभी अंतिम फैसला कोई नहीं आएगा, अंतिम फैसले का इंतजार है, जैसे भी आएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि सरकारें कितनी बदल लो, सिस्टम हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद।